मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है जी मीडिया पे। पहला सवाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही है, क्योंकि पूर्वांचल के विकास को जोड़ता है, लेकिन इस पे कई सारे सवाल खड़े किए गए। रोजगार, उद्योग और किसान से जोड़ करके इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा कि जी इंडिया ने उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के कार्यों को मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन होता है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए यह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तय करता है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इकोनॉमी आपकी आगे बढ़ सकती है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो इकोनॉमी कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी देश के सबसे बड़े राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसीलिए ध्यान दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन है, जो लखनऊ से चल करके गाजीपुर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 1 दर्जन के आसपास जनपदों को पूरी तरह जोड़ता है। उनके विकास को एक नई तीव्रता देने के लिए पूरी तरह तैयार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है अभी 4 महीने पहले लोकार्पण भी किया है। मेरा ये मानना है ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, इस एक्सप्रेसवे पर हम लोग हर जनपद में औद्योगिक क्लस्टर का गठन भी करने जा रहे हैं। यह औद्योगिक क्लस्टर इस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को विकसित करेगा। यह औद्योगिक निवेश यहाँ के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। स्थानीय स्तर पर एमएसएमई उद्यम को भी वो बढ़ावा देगा। इसलिए एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन बनने जा रही है और इस बैकबोन का आधार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये सभी बनने जा रहे हैं। पूर्वांचल को लेकर पहले विपक्ष ये सवाल खड़ा करता था कि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा है, अगड़ा नहीं है, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने 2017 में और सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने पूर्वांचल को एक नई विकास की गति दी, रोजगार से लेकर निवेश से लेकर, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं कल आजमगढ़ में था और परसों गाजीपुर में था। आप देखेंगे कि गाजीपुर के लोगों से ही मैंने संवाद किया, कल मैंने आजमगढ़ के लोगों से भी संवाद किया। मैंने कहा भी क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से आपको कोई लाभ हुआ? तो सबसे पहला लाभ तो उन्होंने मुझे जो बताया वो बताया कि आप पहले हमें लखनऊ पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते थे, अब गाजीपुर से हम लोग लखनऊ मात्र 3-सवा 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। आजमगढ़ से लखनऊ मात्र 2.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। एक तो इस एक्सप्रेसवे ने दूरी कम की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी लखनऊ से, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कम की है। और दूसरा, लोगों के मन में एक विश्वास भरा है। एक्सप्रेसवे एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में तैयार हुआ है। अब औद्योगिक क्लस्टर जब इसमें विकसित होंगे तो विकास की संभावनाएं और भी आगे बढ़ेंगी और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर हो, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेसवे का एक संजाल देश के अंदर और प्रदेश के अंदर फैलाने का हो, उसी क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है जो इस क्षेत्र के विकास को एक नई तीव्रता देगा।
मुख्यमंत्री जी, तमाम आपने डिफेंस कॉरिडोर की बात की, गंगा एक्सप्रेसवे की बात की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग हैं, लेकिन जो विपक्ष है, खास तौर से समाजवादी पार्टी मुखिया, हर काम को अपना बताने का काम करते हैं और वो बताते हैं कि हमने किया इसको किस तरीके, क्योंकि 5 साल पूरी सरकार आपकी कंप्लीट हो गई है। देखिए, हमारी सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने के लिए, प्रदेश के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, इस चुनाव में जनता जनार्दन ने उसको मुक्त कंठ से स्वीकारा भी और उसका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को दे रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के मुखिया सांसद हैं, इससे पहले भी सांसद थे, इससे पहले उनके पिताजी भी वहीं से सांसद थे, और सांसद रहने के बावजूद, यानी पिताजी सांसद रहे हों और स्वयं सांसद हों, उन्होंने आजमगढ़ के विकास पे कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। आज उसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है। राज्य विश्वविद्यालय महाराज सुहेलदेव के नाम पर उसी उसी आजमगढ़ में हम लोगों ने स्थापित किया है, और वही आजमगढ़ है जहां पे पहचान का संकट था, आज वहां पे एयरपोर्ट भी बन रहा है। यानी ये आजमगढ़ का एक नया रूप है। एक एक जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, आखिर किसने रोका था अखिलेश जी को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में? 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 साल के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स का शुभारंभ यूपी में करती है। ये सरकार की सोच विकास की है तो विकास कराएगी, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो जातिवाद की बात करते हैं, जब हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वे आतंकवाद और माफियावाद की बात करते हैं। तो विकास और जातिवाद साथ साथ नहीं चल सकते। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये कि महापुरुषों को लेकर भी कई सारे दल आमने सामने हैं, और आपने सुहेलदेव राजभर को लेकर एक मुहिम छोड़ी, बहुत सारे काम किए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी उसी सुहेलदेव राजभर को लेकर राजनीति में आ गया, तो कहते हैं सब हमने किया। देखिए, महाराज सुहेलदेव महान राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र रक्षक थे, महापराक्रमी महायोद्धा थे। 1000 वर्षों तक महाराज सुहेलदेव को पूरी तरह विस्मृत सा कर दिया गया था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को सही मायने में सम्मान दिया। महाराज सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट जारी करना, महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करना, बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर ही हुआ है। बहराइच में जहां पर सालार मसूद गाजी को महाराज सुहेलदेव ने परास्त किया था, उस स्थान पर एक भव्य स्मारक, विजयोत्सव का भव्य स्मारक महाराज सुहेलदेव का, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही बना रही है। हमने महापुरुषों के नाम पे राजनीति नहीं की है, लेकिन हाँ, वह वर्तमान और भावी पीढ़ी के प्रेरणा पुरुष हैं। इस देश से उनको सम्मान दिया है, उनका महिमा मंडन किया है, जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ी उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या जो भी अन्य दल हैं, ये महापुरुषों को वोट बैंक तक सीमित करके रखना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता है उत्तर प्रदेश की जनता आज ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोगों के किसी फरेब में या उनके किसी बहकावे में आएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने परिवारवाद की बात की। अखिलेश यादव और जो विपक्ष के नेता हैं सीधे आप पे अटैक करते हैं, कहें कि उनका परिवार नहीं है, तो वो कैसे जानेंगे इस प्यार को, इस संबंध को, और कैसे उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? देखिए, परिवार का मतलब ये नहीं होता है, हम किसी को परिवार रखने से कैसे रोक सकते हैं, लेकिन सब कुछ हम एक ही परिवार को दें ये भी उचित नहीं। और भी तो कार्यकर्ता हैं, और भी तो लोग हैं, समाज में योग्यता की कमी समाज में नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है,
तो ये सच है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ही परिवार मानता हूँ और अपनी संवेदना उत्तर प्रदेश के गरीबों के प्रति, गाँवों के प्रति, यहाँ के नौजवानों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, उनके स्वावलंबन के प्रति, अन्नदाता किसानों के प्रति हमारी संवेदना है। जबकि वंशवादी और परिवारवादी जो लोग हैं ना, इनकी संवेदना अपने परिवार के सिवाय किसी के प्रति नहीं है। इसके बाद इनकी संवेदना कहीं दिखती है तो माफियाओं के प्रति दिखती है, पेशेवर अपराधियों के प्रति दिखती है और आतंकवादियों के प्रति दिखती है। मुख्यमंत्री जी, देखिए आपने माफिया की बात की तो माफिया पर ही आते हैं। मुख्तार अंसारी जेल में है, आपकी सरकार में बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन उनके बेटे अब्बास अंसारी जो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, ये कहते हैं कि सरकार हमारी आ रही है, अखिलेश यादव से हमारी बात हो गई, 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, हिसाब किताब किया जाएगा। ये हिसाब किताब क्या है? देखिए, ये जो धमकीबाज है ना, जनता इनको पूरी तरह बेनकाब कर चुकी है। इनकी दाल कहीं नहीं गलने वाली है। अपनी हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, जिन लोगों ने इन पेशेवर अपराधियों को, माफियाओं को और धमकीबाजों को टिकट दिया है, इनकी असलियत जानती है, इसलिए उनको बुरी तरह ठुकरा रही है। जनता जनार्दन का समर्थन न पाने से वे बौखलाए हुए हैं। अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं। मऊ में भी, गाजीपुर में भी, आजमगढ़ में भी, जौनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी, इस चुनाव में कई सारे चेहरे निकल करके सामने आए। कोई हिजाब की बात करता है, कोई गवाते हुए हिंद की बात करता है, और वो क्या लाना चाहते हैं, वो क्या मंशा जाहिर करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता है। देखिए, हमारा एक बात बहुत मानना है, हम राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन पर विश्वास करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य, ये विकास के जितने बड़े कार्य हैं, अच्छी कनेक्टिविटी, हाईवे की, एयरवे की, वाटरवे की, रेलवे की, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया है और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में इसको बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में आप देखेंगे, कोरोना कालखंड में कोविड प्रबंधन, जीवन भी बचाना, जीविकाओं को भी बचाना, फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था, और हर गरीब को, हर महामारी की एक त्रासदी रही है, जितने लोग भूख से नहीं मरते थे उससे ज़्यादा लोग बीमारी से मरते थे। बीमारी से जितने मरते थे उससे कई गुना लोग भूख से मरते थे। इस बार बीमारी से भी न्यूनतम मौत हो, महामारी से इस बारे में पूरा प्रयास किया गया, लेकिन भूख से कोई मौत न हो, इसका पुख्ता व्यवस्था है। डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार हर गरीब को, यानी 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर 2 बार राशन उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। दाल, रिफाइंड तेल और नमक अलग से उपलब्ध करा रही है। इस सरकार की संवेदना को व्यक्त करता है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बंद कर देंगे आप लोग आने वाले समय में इसको, केवल चुनाव के लिए। उन्होंने ये चीजें चलाई नहीं, वो तो गरीबों का राशन खाने वाले लोग हैं। आखिर खाद्यान्न घोटाला सब इन्हीं के समय में हुआ था, तो वे लोग स्वयं गरीबों का हड़पने वाले लोग हैं, अपने इत्र वाले मित्र को प्रसन्न करने वाले लोग हैं, और गरीबों का पैसा हड़प करके सरकारी खजाने में भरने वाले लोग हैं। इनसे क्या उम्मीद करते हैं? अब बात भगवा की करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि लोहे में जो जंग का कलर होता है वो भगवा कलर का होता है। और कल हम और पवन दोनों काशी में थे और अपर्णा यादव से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से भगवा हूँ। उन्होंने भी डिम्पल यादव पर भी अटैक किया और कहा कि राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए, ना कि भगवा की बात। आप उस बयान को डिम्पल यादव की किस तरह लेते हैं? देखिए, संगत का असर है तो, और मुझे लगता है कि संगत के असर के नाते उनके मुंह से निकल गया होगा। उनकी पार्टी के अध्यक्ष को प्रदेश की जनता से और देश के संतों से माफी मांगनी चाहिए। वो बार बार ये एक बात कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि गर्मी शांत हो जाएगी तो कहते हैं कि हम भाप निकाल देंगे। कौन सी भाप की बात कर रहे हैं वो? देखिए, तो निकल ही रहा है। जो इन लोगों की बुकिंग अभी से शुरू हो गई है विदेश भागने की अभी से, तो ये तो यही उनका भाप ही निकल रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, भाप से याद आया, बुलडोजर को लेकर के चर्चा है। एक सभा में बुलडोजर भी खड़ा था और आप हवाई जहाज में थे, अपने चॉपर में थे, तो आप देख रहे थे, बोल रहे थे।
अखिलेश यादव कहते हैं बुलडोजर का मुंह मोड़ देंगे और जो बुलडोजर चल रहा है वो संविधान के खिलाफ चल रहा है और जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम गरीब को मकान देने की बात करते हैं, हम गरीब को शौचालय देने की बात करते हैं, हर घर नल देने की बात करते हैं, हम लोग हर घर में बिजली पहुँचाने की बात करते हैं, हम हर नौजवान के हाथ को काम देने की बात करते हैं, हर खेत को पानी देने की बात करते हैं। और हमारी संवेदना गाँव के विकास के लिए है, गरीब के उत्थान के लिए है, अन्नदाता किसान की खुशहाली के लिए है, नौजवान के रोजगार के लिए है। लेकिन इनकी संवेदना पेशेवर माफिया और अपराधियों की प्रति है। बुलडोजर से उनको ये भय यही दिखाता है। बुलडोजर एक्सप्रेस हाईवे जिसमें हम लोग खड़े हैं ना, इसमें भी बुलडोजर का बेहतर उपयोग हुआ है। और अवैध संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है या सार्वजनिक संपत्तियों पर जिन्होंने कब्जा करके अपनी बनाने का प्रयास किया, वहां पे भी बुलडोजर चला है। तो उनको बताना पड़ेगा उनकी संवेदना है किसके साथ में। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है, सारी पार्टियों का अलग अलग अपना दावा है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का जो एक चेहरा है, जो एक ब्रांड हिंदुत्व की बात होती है, बार बार समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी, अखिलेश, मायावती सब ये कहते हैं कि धर्म की पिच पर आप लोग विपक्ष को ले आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। राष्ट्रवाद, विकास और गरीब कल्याण ये हमारे मुद्दे हैं। सुरक्षा से सुशासन तक ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा और करके दिखाया। आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने कहा, करके दिखाया। हमने जो कहा सो करके दिखाया, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी, धर्म की जब बात हो रही है तो विपक्ष राम मंदिर को लेकर के उनके अस्तित्व पर सवाल उठाता था। आज काशी में एक भव्य दृश्य देखने को मिल रहा था। चंदन लगाए सर पे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तो ये परिवर्तन क्या बुलडोजर की वजह से है या आप लोगों ने? देखिए, ये हमारी वैचारिक विजय का एक शुभारंभ है। जो लोग कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, आज आपने देखा होगा ये सभी लोग जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर रहे थे, शुभारंभ करने के लिए गए थे, उस समय इन सब ने कहा था कि राम तो हमारे भी हैं। उस समय इन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकारा ना, अखिलेश ने कहा था रोम रोम में, सभी ने कहा था उस समय। दूसरा, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आपने यह भी देखा होगा क्या जो बजरंगबली की गदा लेकर के जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं। और आप देखना 2024 का चुनाव आते आते ये सभी लोग 2024 आते आते अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये सब परिवर्तन है, देखते रहिए। ये बात तो रामगोपाल यादव ने भी जब संसद चल रहा था राज्यसभा में उन्होंने कहा कि बार बार बीजेपी और विशेष तौर से उन्होंने गृह मंत्री का नाम लिया अमित शाह जी का और कहा कि वो बार बार कहते हैं कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हमको डराते हैं, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम और तेज मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर। अब मैं क्या कह रहा हूँ ना कि ये परिवर्तन है। जो राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते थे, राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं। आप देखना एक बहुत जल्दी कार्य सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये वैचारिक विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी की विजय का क्रम जो प्रारंभ हुआ है 2014 से, जातिवाद की राजनीति जब समाप्त हुई, परिवारवाद की राजनीति जब समाप्त हुई, तो ये निखार भारतीय राजनीति का नया रूप है जो सही मायने में भारत और भारतीयता को सम्मान देने में एक नई होड़ प्रारंभ कर रही है, एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर रही है। मुख्यमंत्री जी, इस चुनाव में दो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पहला रोजगार का और दूसरा जो पेंशन बहाली की बात है, उसको लेकर के बड़ी प्रमुखता से इस बात को कहा जा रहा है। जो आप लोगों ने ब्रेकिंग सेरेमनी की थी, इन्वेस्टमेंट समिट किया था, उन तमाम विषयों को उठाया जा रहा है। तो 5 साल में इस विषय को आप कैसे देखते हैं और जो विपक्ष लगातार हमला कर रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। ये उत्तर प्रदेश के 5 लाख नौजवान पहली बार सरकारी नौकरी इतने बड़ी पैमाने पर पाए थे।
और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2003 से 17 के बीच अगर हम 14-15 वर्षों के कार्यकाल को देखेंगे तो संयुक्त रूप से भी इन 14-15 वर्षों में इतनी भर्तियां नहीं हो पाई थी, इतनी नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। हमने यहाँ नियुक्ति भी दी, लेकिन नियुक्ति के साथ साथ हमने प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर रोजगार और नौकरी की संभावनाएं बढ़ी हैं। नौकरी और रोजगार की संभावनाएं किस कदर बढ़ी हैं? हमने 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है इन 5 वर्षों में, जबकि इसमें 3 ही वर्ष हमें कार्यकाल के लिए मिले थे। 2 वर्ष तो हम लोगों को कोविड प्रबंधन में हमारे खर्च हुए थे। तो ये कुछ परिवर्तन जो प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिले होंगे, ये उस रूप में ये चीज़ें इस रूप में हैं। अगले 5 साल के लिए भी हमने लक्ष्य तय किया है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा रोजगार से के साथ जोड़ने का कार्य होगा। तो ये सरकार का अभियान है। सरकार डबल इंजन की सरकार इसी गति से आगे बढ़ेगी, कार्य करेगी। मुख्यमंत्री जी की सरकार दोबारा आप आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पहला वो कौन सा काम होगा? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद सोता हुआ बुलडोजर जाग जाएगा, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी जब दूसरी बार? भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और गरीब कल्याण के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। उसके लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारे सामने है। लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक मंत्र को सरकार में आगे बढ़ा करके कार्य करेगी। मुख्यमंत्री जी, छुट्टा जानवर, क्योंकि पूर्वांचल में चुनाव चल रहा है और पूर्वांचल में तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो जानवर हैं वो अनाज खा जा रहे हैं, किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आपकी सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे उनको निजात मिल सके। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 मार्च के बाद व्यापक व्यवस्था की जाएगी। इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, बेसहारा गोवंश के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने ही किया है। हमारे पास 9 लाख बेसहारा गोवंश वर्तमान में हमारी गौशालाओं में, प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गौशालाओं में उनका देखभाल किया जा रहा है, जिसमें 3 प्रकार की स्कीम है। 8 लाख गोवंश सरकार के संरक्षण में चलने वाली गौशालाओं में, 1 लाख गोवंश किसानों को दी गई हैं, जिसमें हर गोवंश का किसान को या पशुपालक को 900 रुपये महीने भी सरकार देती है। तीसरी स्कीम है जो कुपोषित परिवारों को, बेसहारा जो निराश्रित गौआश्रय स्थल हैं उसमें से एक ब्याही हुई गाय हम उन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं जो कुपोषित हैं, और 900 रुपये भी हर महीने उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। हाँ, आने वाले समय में इसमें और तेजी लानी है। गौशालाओं को ऊर्जा के साथ जोड़ने, गौशालाओं को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का क्रम बाकी है। इसको 10 मार्च के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। आज आप मुख्यमंत्री जी यूक्रेन के बच्चों से मिले हैं। पिछले 15 से 20 दिन से यूक्रेन का मसला बहुत तेजी से चल रहा है। विपक्ष भी इसको उठाता है और कहता है कि सरकार मदद नहीं कर रही है। लगातार प्रधानमंत्री बच्चों से बात कर रहे हैं, आपकी सरकार के लोग बात कर रहे हैं। तो आज आपने मुलाकात की है, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे हैं, चूँकि इसको भी पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा विपक्ष। देखिए, उत्तर प्रदेश के 1400 बच्चे यूक्रेन से अब तक आए हैं, और ये 1400 बच्चे जो यूक्रेन से आए हैं उनमें से आज कुछ बच्चों से मुझे मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके अभिभावक भी थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल और भारत सरकार के द्वारा समय से उठाए गए कदम को सबने सराहा है। प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया है। और मुझे तो बच्चों ने अपने इंटरव्यू में इस बारे में कहा मेरे से संवाद के दौरान कि यूक्रेन से हंगरी या यूक्रेन से रोमानिया जाते समय बॉर्डर में कई देशों के नागरिक उन्हें मिले या वहाँ के बच्चे भी मिले, और जब इनकी उनसे बातचीत हो रही थी तो उनको देख कर के ताजुब हो रहा था कि अगले दूसरे देशों के सरकारों ने कुछ नहीं किया है। अकेले भारत सरकार थी जिसके लिए रोमानिया, हंगरी, पोलैंड आदि देशों के द्वार खुले थे, और वहाँ की सरकारें भी और पूरी एम्बेसी भी उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सुविधा के लिए वहाँ खड़ी थी। भारत सरकार के 4 मंत्री वहाँ
पूरी तरह कैंप कर रहे हैं, उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और उनको फ्री में वापस अपने देश को सुरक्षित लाने के लिए सारी सुविधा भी भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। तो मुझे लगता है कि ये तो अकेले भारत ही कर रहा है, दुनिया के अंदर किसी अन्य देश ने ये पहल नहीं की है और इसको सभी बच्चों ने भी स्वीकारा है कि साहब केवल भारत सरकार के स्तर पर ये परिवर्तन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा सवाल यूपी को लेकर के है, क्योंकि शुरुआत में देखा गया कि जो भी यूपी का सीएम बनता था वो पहले दूसरे साल में ही पीएम बनने लगता था। और गुजरात की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जो विकास की तरफ बढ़ते हुए प्रदेशों की बात करते हैं। क्या इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि 37 साल में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई और ये देखा जाता है कि जब तक अगर रिपीट सरकार नहीं होती है तो जो विकास की गति है वो धीमी पड़ जाती है और ये कारण है यूपी के अभी तक के जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। विकास की सोच पिछली सरकारों में नहीं थी। जब विकास की बजाय हम लोग परिवार को प्राथमिकता देंगे और परिवार जब प्राथमिकता का हिस्सा होगा तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। वंश और परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति ने, वंशवाद की राजनीति ने, परिवारवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया। अन्यथा प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा उत्तर प्रदेश पे है, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था। पिछली सरकारों की सोच विकास की नहीं थी, जातिवाद की थी, परिवारवाद की थी, इसलिए वे किसी का कल्याण नहीं कर पाए और जनता का विश्वास खो दिए। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद और जातिवाद को खारिज किया, विकासवाद को, गरीब कल्याणवाद को महत्व दिया। आज उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, सब लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में गए, अयोध्या हनुमानगढ़ी भी गए, लेकिन रामलला तक कोई नहीं गए। क्योंकि जब बात होती है, क्योंकि आपका लगातार 3 पीढ़ियों का तप रहा है राम मंदिर आंदोलन से, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के चुनाव जब भी आता है, कोई छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव, अयोध्या केंद्र बिंदु में आ जाता है। 500 वर्षों की तप और साधना को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज वो फलीभूत हुआ है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। भगवान राम सबके हैं, जो जिसकी मर्जी वो अयोध्या जाए, दर्शन करें, लेकिन भगवान के मंदिर में विशुद्ध आस्था भाव के साथ जाना चाहिए लोगों को। अयोध्या का प्रश्न हमारे लिए आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और अयोध्या के मुद्दे, इसीलिए अयोध्या के समग्र विकास और दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी, इस चुनाव में देखा गया मुलायम सिंह यादव भी राजनीति करते थे, लेकिन वो कभी पर्सनल अटैक नहीं करते थे। इस चुनाव में देखा गया कि आपको लेकर के पर्सनल अटैक बहुत सारे किए गए, चाहे वो सपा की तरफ से बात करें या कांग्रेस की तरफ से बात करें। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको लगातार हर जनसभा में, हर जगह अटैक्स निजी हमले बहुत किया है। देखिए, ये विपक्ष की हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है कि जब उनके पास मुद्दे नहीं थे तो उन लोगों ने व्यक्तिगत हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन जनता उनको खारिज कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में फिर से सरकार बना रही है। आप अयोध्या की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, आपके डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि हम मथुरा भी बनाएंगे, किसी माइक लाल में दम नहीं है, रोक लें। अखिलेश यादव कह रहे हैं डरा रहे हैं, हमको पोलराइजेशन करा रहे हैं और मंदिर की बात बार बार कर रहे हैं। हमें पोलराइजेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। विपक्ष के बयान और उनके कारनामे ऐसे हैं कि जनता उनको समर्थन और वोट देने की बजाय दूर से देखना नहीं चाहती है। हम लोग तो सभी जगह का विकास कर रहे हैं। हमने अयोध्या का विकास कराया है, हमने काशी का डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है, प्रयागराज का करा रही है, नेमिस का करा रही है, सुखतीर्थ का करा रही है और मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों का भी समग्र विकास सरकार करा रही है। मुख्यमंत्री जी, खास तौर से देखा गया चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ गया। रोजगार के जो मुद्दे उठाए, अखिलेश यादव इस बात का जिक्र करते हैं कि सब कुछ बेच दिया गया, कुछ नहीं बचा। ये रोजगार कहां से देंगे ये लोग? उनके मुंह से रोजगार शब्द निकलना बड़ा हास्यास्पद लगता है। जो लोग नौकरी बेचते थे और ट्रांसफर पोस्टिंग का भी पैसा लेते थे, उन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत जागरूक है
जिन नौजवानों के सामने सपा, बसपा ने, कांग्रेस ने पहचान का संकट खड़ा किया था, वह सभी नौजवान तत्पर हैं फिर से डबल इंजन सरकार लाने के लिए, और इनको जवाब 6 चरणों में दे चुके हैं, 7वें चरण में कल फिर जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी, लगातार आप चुनाव प्रचार करते हैं, जब आप मंच पर होते हैं तो बहुत ही स्टाइल में आपने एक जगह कहा कि मथुरा में भी मंदिर क्यों नहीं बनेगा। तो लगातार बीजेपी के ऊपर विपक्ष जो है ये हमला करता है और कहता है कि ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद को विकास से जोड़ देते हैं, जबकि राष्ट्रवाद दूसरी चीज़ है और विकास दूसरी चीज़ है। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भरकर बीजेपी अपनी तरफ लोगों को खींच कर लाती है। देखिए, हमने इन मुद्दों को उठाया नहीं, ये आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हमने जो भी काम किया है पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किया है। हमने सुरक्षा की बात की है, हमने विकास की बात की है, हमने गरीब कल्याण की बात की है, हमने सुशासन की बात की है, और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि हिजाब वाला देश चलाएगा, और लगातार योगी सरकार और जो लोग हैं सत्ता में बैठे हुए हैं वो इस पे प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो उनसे कहूँगा कि श्रीमान ओवैसी को 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ जो कानून बना है उस कानून का समर्थन करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने आप ही आधी आबादी को न्याय मिल जाए। महिला सुरक्षा, मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा इशू रहा है और महिलाओं को लेकर विपक्ष भी लगातार हमला करता रहा। वो कहे कि हम सरकार में आएंगे तो 1500 पेंशन दे देंगे बुजुर्ग महिलाओं को। नारी सुरक्षा का एक बड़ा मामला है जिसको लेकर अखिलेश यादव भी मुखर रहते हैं। इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा का सबसे बड़ा संकट तो इन्हीं लोगों ने खड़ा किया था, और ये लोग आज प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं सुरक्षा के इस बेहतर माहौल में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दे रही है, सहयोग दे रही है। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा आप देखना प्रचंड बहुमत के साथ फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य। आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी, कि क्या आपका बुलडोजर जो है वो 10 मार्च के बाद, जिस तरह अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिशा बदल जाएगी, तो आपकी दिशा में बुलडोजर को ले जाने वाले हैं? कहा ना, सुरक्षा, विकास और गरीब कल्याण के अपने लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे, समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएंगे। जी न्यूज से बात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी खास शो में मिलेंगे, मुलाकात होगी। नमस्कार।